हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल? प्रेम खत्री बेटा, गुड आफ्टरनून। विजेंद्र कुमार, गुड आफ्टरनून। दिलीप, गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है, प्रेम खत्री बेटा, बिल्कुल तेरा मैसेज देख लिया, खुश रहो। ठीक है, तो ये बताओ साउंड परफेक्ट है? सबसे पहले तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार बताओ साउंड परफेक्ट है? यस सर। अगेन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा, सभी को ढेरों सारा आशीर्वाद, गुड आफ्टरनून। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, सेशन स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों के मैसेज ही देख रहा था। ठीक है, हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो सेशन कंटिन्यू करते हैं। और आज पार्टी होनी चाहिए भाई, आज हैप्पी बर्थडे होगा, समझ रहे हो? कोई है जो आज जन्म लेगा। ठीक है, बिल्कुल चैप्टर का अंत करेंगे आज। ठीक है, और प्लेसेंटा, जेस्टेशन और पार्चुरेशन, ये तीनों मैकेनिज्म आज हम फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, और यहां आकर के बेबी का बर्थ हो जाएगा और चैप्टर का एंड हो जाएगा और फिर पार्टी शार्टी होगी। ओके, हाँ, हैप्पी बर्थडे आज होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू बेबी। यस, यहां तक कोई डाउट? चलो ठीक है, नॉमन क्लेचर आज ही करा दें? ठीक है, मोहित बोल रहा है नॉमन क्लेचर भी अभी करा देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट क्लास के अंदर हमने, ठीक है, पहले मेल वाला पार्ट कंप्लीट किया, फीमेल वाला पार्ट कंप्लीट किया, गैमिटोजेनेसिस की। गैमिटोजेनेसिस के बाद हमने प्रॉपर तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हमने स्टार्ट किया था फर्टिलाइजेशन। ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फर्टिलाइजेशन के बाद हमने समझा कि भाई इम्प्लांटेशन कैसे होता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियो बनता कैसे है। तो लास्ट क्लास में हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात की थी। हमने आपको बताया था बेटा, जब स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट कहां बनेगा? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहां होगा? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन के अंदर। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन के अंदर। क्लियर है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन मैंने बताया था रैपिड माइटोटिक डिवीजन, क्लीवेज चालू हो जाते हैं। याद आया? हाँ, रैपिड माइटोटिक डिवीजन, क्लीवेज चालू हो जाते हैं। 1 से 2 सेल, 3 4 सेल, ठीक है, 8 सेल, और आगे जाकर के 16 सेल तक बनते हैं। 8 और 16 सेल वाली जो स्टेज होती है सॉलिड बॉल होती है, मलबरी लाइक सॉलिड बॉल होती है, इसको हम बोलते हैं मॉर्यूला। फिर से बोल रहा हूं, 8 सेल और 16 सेल दोनों ही स्टेज को हम मॉर्यूला बोलते हैं। सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसको मॉर्यूला बोलते हैं। कोई डाउट? हाँ बेटा, नो डाउट, नो डाउट, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। अभी ट्विंस पर आ रहा हूं, चलो ठीक है। सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर अभी आ रहा हूं, पूरा एकदम रिवीजन ही करा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर कहां बन जाता है? आप बोलोगे फैलोपियन ट्यूब में। किस दिन बन जाता है? 16 सेल वाली स्टेज चौथे दिन बन जाती है। 5वें दिन ये जंप करता है फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस के अंदर। यूट्राइन मिल्क के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उसमें जैसे ही जंप करता है, समझ रहे हो, तो धीरे से ये स्वेल्ड होने की कोशिश करता है पर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टेड लेयर होती है, जूना पेल्यूसिडा। ठीक है, तो इंप्लांटेशन के लिए जूना पेल्यूसिडा का हटना बहुत जरूरी है। उसके लिए एक मैकेनिज्म होती है हैचिंग। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जैसे ही अंदर फ्लूइड एंटर करता है तो सेल का एक अरेंजमेंट होता है, सारे सेल एक साइड में इकट्ठे हो जाते हैं, एक सेल एक लेयर बना लेती है जूना पेल्यूसिडा के नीचे, और अंदर एक फ्लूइड भर जाता है, कैविटी बन जाती है, ब्लास्टोसील। क्लियर है? अब इस स्टेज को हम ब्लास्टुला बोलते हैं। जब तक जोना पेलिसिडा है तब तक आप इसको ब्लास्टुला ही बोलोगे। जोनो पेलिसिडा हटते ही इसको आप ब्लास्टोसिस्ट बोलोगे। तो इंप्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट का होता है, ना कि ब्लास्टुला का होता है। क्लियर है? चलो, अब ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल थे वो एक एंजाइम रिलीज करते हैं, लाइटिक एंजाइम। जैसे लाइटिक एंजाइम रिलीज होना चालू होते हैं तो कहीं एक जगह से उसमें होल हो जाता है जोना पेलिसिडा के अंदर। जैसे ही होल होता है तो तेजी से प्रेशर तो अंदर होता ही है, ये बाहर निकलने की कोशिश करता है, एक सिस्ट की तरह बाहर निकलने की कोशिश करता है। और उस समय एक्सीडेंटली इनर सेल मास की एक भी सेल अगर उससे अलग हो जाए ना, तो एक और बेबी बन जाएगा, बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस, 100% सिमिलर आइडेंटिकल ट्विंस बन जाएगा।
मैंने बताया भी था कि ऐसे ट्विंस आइडेंटिकल होते हैं, दोनों मेल होंगे, दोनों फीमेल होंगे, दोनों गोरे होंगे, दोनों काले होंगे, एक जैसे होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल, ठीक है। हाँ, एक हो सकता है थोड़ा तंदुरुस्त हो, एक दुबला पतला हो, ऐसा हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा, मतलब किसका इम्प्लांटेशन किस तरीके से हुआ है, कहां पर हुआ है, कहां से न्यूट्रिशन ज्यादा मिल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, ठीक है। फिजिकली देखने में आप पता लगा सकते हो यार ये है, ये बड़ा है, छोटा है, जो पहले आएगा वो बड़ा होगा, थोड़ा डोमिनेंट होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। डिपेंड करता है खाने पीने के ऊपर, इंप्लांटेशन के ऊपर, बाद बाकी के आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो मैंने बताया था हैचिंग के टाइम पर अगर इनर सेल मास की एक भी सेल अलग हो जाती है तो उससे बनता है क्या, आप बोलोगे आइडेंटिकल ट्विंस, जिसको मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। अगर वो सेल अलग होकर के अलग ना होकर चिपक के रह जाए वहीं पर, ठीक है, और तो ट्विंस तो बनेंगे पर उनका कुछ पार्ट आपस में अटैच हो जाएगा, हो सकता है कॉमन पार्ट हो वो, ठीक है। उसको सियामेज ट्विंस बोल सकते हो, क्योंकि सियामेज एक जगह थी जहां पर वो मतलब पहला जो ट्विंस देखा गया था, ठीक है, लाइक कंबोडिया जगह, मतलब कौन सी जगह थी वो जहां, ठीक है, न्यूग्रोस थे, ठीक है, वहां पर देखा गया था, तब से उसका सियामेज ट्विंस नाम रख दिया गया, ठीक है। बाद बाकी के इसको आप आइडेंटिकल ट्विंस का ही एक पार्ट है। एक होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस का मतलब है, ठीक है भाई, एक साथ कई ओवा रिलीज हो गए, 2 या 3, ठीक है, स्पर्म तो मिलियंस होते हैं, सब फर्टिलाइज हो जाएंगे, अलग अलग बच्चे होंगे, एक मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो भी ट्विंस ही है पर वो नॉन आइडेंटिकल है, मेल फीमेल, गोरा काला, ठीक है, लंबा, समझ रहे हो, नाटा, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, पर वो भी ट्विंस कहलाते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस। क्लियर है बिल्कुल। फिर जब जूना पेलिसोडा हट गया, अब ये सिस्ट बन गया, ब्लास्टोसिस्ट। अब ये तैयार है इम्प्लांटेशन के लिए। तो अब 7वें दिन तैयारी हो रही है इम्प्लांटेशन की। तो ये एंडोमेट्रियम के पास जाएगा, चिपकेगा, और यही ट्रोफोब्लास्ट के सेल लाइटिक एंजाइम रिलीज करेंगे, तो एंडोमेट्रियम को डाइजेस्ट कर देंगे और अंदर चला जाएगा, धीरे धीरे और अंदर चला जाएगा, और एंडोमेट्रियम इसको चारों तरफ से कवर कर लेगी, ठीक है। ये हो गया इम्प्लांटेशन। जब एंडोमेट्रियम इसको कवर कर लेती है चारों तरफ से, तब इसको हम बोलते हैं डेसीडुआ। आफ्टर इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम को हम बोलते हैं डेसीडुआ। डेसीडुआ बेसिलिस वो पार्ट है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, विलाई बनाता है, जो प्लेसेंटा बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, प्लेसेंटा पढ़ने वाले हैं आज हम, ठीक है। और डेसीडुआ कैप्सुलरिस जो एम्ब्रियो को चारों तरफ से कवर्ड कर लेता है। डेसीडुआ पैराइटलिस जो लेटरल साइड में बच गया, रह गया, समझ रहे हो, हाँ, लेटरल साइड में जो रह गया वो हो गया पैराइटलिस, डेसीडुआ पैराइटलिस। क्लियर बिल्कुल, हाँ, डेसीडुआ पैराइटलिस। तो 3 हो गए, डेसीडुआ बेसिलिस, डेसीडुआ कैप्सुलरिस और डेसीडुआ पैराइटलिस। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? यार लैग तो नहीं कर रहा? यहां तक कोई डाउट? क्रिस्टल क्लियर है नहीं? हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून। तुम लोग गायब हो जाते हो। एक बच्चा लिख रहा सर पहली बार बहुत दिनों बाद क्लास ज्वाइन कर रहा हूं। तो आ जाया करो भाई, ठीक है, बीच बीच में इंटरेक्शन जरूरी है, बीएमएस नो डाउट। हितेश क्लियर है, बिल्कुल सही, ठीक है, नो डाउट सर। तानिया ठीक है, बहुत सही, सही 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 सही। चरण स्पर्श गुरुजी, खुश रहो, ठीक है, मेरी तो कोशिश रहेगी, सारा आशीर्वाद, ठीक है, बना रहे सबके ऊपर, और तुम बस अपना अपना 100% दो, सेलेक्ट हो, ठीक है। यानी यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है, बहुत बढ़िया, डायमंड क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। हाथ ठीक है, मतलब पहले से तो इम्प्रूवमेंट है, बट अभी जान नहीं है हाथ के अंदर, ठीक है, क्योंकि सब कट चुका है ना, मसल ससल सब हटा करके रॉड और क्या प्लेट्स नट लगा दिए हैं, तो टाइम लगेगा थोड़ा रिकवरी में, ठीक है। बट ये है कि हाँ, सीधा हाथ ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो यहाँ तक करते हैं आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई इतना क्लियर था कि ट्विंस बन गए, इम्प्लांटेशन हो गया। अब मैंने बताया था इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट दो पार्ट में डिवाइड होंगे। ट्रोफोब्लास्ट दो पार्ट में डिवाइड होगी, सिंसाइसियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, और साइटोट्रोफोब्लास्ट। और इनर सेल मास भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। जो एपीब्लास्ट के बड़े वाले सेल हैं उसको हम बोलते हैं जर्म डिस्क, और एपी और हाइपो को मिलाकर के बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क। एपीब्लास्ट को जर्म डिस्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि आगे जाकर के तीनों जर्म लेयर, एक्टो मीजो एंडो, इसी से बनते हैं एपीब्लास्ट से, सो इट इज कॉल्ड जर्म डिस्क। ये ध्यान रखना है आपको।
देखो बेटा, रिकॉर्डेड भी ठीक होता है, लाइव भी ठीक होता है। बस लाइव में मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आपसे इंटरेक्शन होता है, ठीक है। रिकॉर्डेड में आप थोड़ा उसको आगे पीछे करके अपना स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, दोनों चीजें सही हैं। डिपेंड करता है आप किस में कंफर्ट हो, सारा खेल आपका है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं आपको तो आप लाइव आ जाया करो, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पूछने हैं आपको, डायरेक्टली उसको स्टडी करनी है तो आप रिकॉर्डेड देख लिया करो, दोनों चीज ठीक है। चलो ठीक है, चलो वापस आ रहा हूं मैं, ठीक है। यहां तक क्लियर था। फिर मैंने बताया कि आगे जाकर के यही एपीब्लास्ट डिवाइड करके एमनेटिक सेल बनाते हैं और बीच में एमनेटिक फ्लूइड भर जाता है। हाइपोब्लास्ट डिवाइड करके नीचे एक और लेयर बनाते हैं, बीच में योक सैक बन जाता है, ठीक है। और आगे जाकर के यही एपीब्लास्ट एक प्रिमिटिव स्ट्रीक बनाते हैं, एक लाइन बन जाती है प्रिमिटिव स्ट्रीक। उसके सेल धीरे धीरे टूट टूट के नीचे आते हैं, ठीक है। और हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस करके एंडोडर्म बनाते हैं पहले। फिर बीच में कैविटी होती है, उसको फिल करना चालू कर देते हैं, ऑब्लिटरेशन, ऑब्लिटरेशन मतलब फिलिंग। धीरे धीरे ऑब्लिटरेशन करते हैं, फिलिंग करते हैं कैविटी का, ठीक है। और फिलिंग करके मीजोडर्म बन जाता है और रिमेनिंग एपीब्लास्ट कन्वर्ट इनटू एक्टोडर्म। इस तरीके से 3 जर्म लेयर बन जाती हैं और इन 3 जर्म लेयर से ही पूरी बॉडी बनती है, ठीक है। एक्टोडर्मल टिश्यू अलग होते हैं, मीजोडर्मल अलग होते हैं, एंडोडर्मल अलग होते हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है। और डिफ्रेंशिएशन होकर के पूरी की पूरी यहां पर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। इतना मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था। अब मुझे बताना था कि जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उसमें प्लेसेंटा क्या होता है, बहुत अहम भूमिका निभाता है। हम सब प्लेसेंटल मैमल्स हैं, ठीक है। प्लेसेंटा ही नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। प्लेसेंटा ही एक यूनिट है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं मदर और फीटस को आपस में जोड़ती है, कनेक्ट करती है, ठीक है। हाँ, तो वो उसकी हम बात करेंगे। चलो ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, NYTS नहीं आया, जिस बच्चे का NYTS नहीं आया, ठीक है, वो अपना नंबर वैसे तो अपडेट किया है उसके अंदर भी कुछ, ठीक है, उसके क्वेश्चंस को भी थोड़ा अपडेट शायद कुछ किया है, ठीक है। AITS तो पूरा अपडेट किया है, ठीक है, इसलिए रोक लिया गया था, जिससे कि बच्चों को एकदम अपडेटेड पहुंचे, ठीक है। तो NYTS में भी कुछ शायद चेंज हुए हैं, तो हो सकता है इस वजह से डिले हो रहा हो, ठीक है। ठीक है, तो आप अपना नंबर, फोन नंबर वगैरह शेयर कर सकते हो, ठीक है। मैं एक नंबर दूंगा तो मैं अपना नंबर दे दूंगा, ठीक है, उस पर आप शेयर कर देना तो मैं एक बार को, अभी नहीं, ठीक है, दूसरा एक नंबर है उसको दे दूंगा, व्हाट्सअप वाला है, तो उस पर आप शेयर कर देना तो मैं एक बार अपडेट करा दूंगा जिसका नहीं आया होगा तो, ठीक है। ओके, चलो अभी तो आ जाओ, प्लेसेंटा की बात करते हैं। मैं डायग्रामेटिकली समझाऊं पहले तो प्लेसेंटा को, 1 मिनट रुक जाओ। हम्म, समझना प्लेसेंटा है क्या, प्रॉपर डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। डायग्राम ड्रॉ कर लो मेरे साथ ही, ठीक है। हम्म, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये मान लो एम्ब्रियो है, फीटस में लटक रहा है एम्ब्रियो, हैंग कर रहा है एम्ब्रियो, ठीक है, ये एम्ब्रियो है। अब यहां अगर मैं कहूं आपसे, अच्छा एक चीज और दिखाऊं आपको, आर्टरी एक ही होगी, इससे मान लो,
डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे ना मेरे साथ? यस सर, ठीक है, कोशिश करो बस। देखो ये पूरा प्लेसेंटा ही है, यहां से यहां तक पूरा प्लेसेंटा है, पूरा ही प्लेसेंटा है। कौन है भाई? ये पूरा ही प्लेसेंटा है, ऐसे याद रखो। यहां पर एक कुछ खास टाइप के टिश्यू हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपके एपिथेलियल टिश्यू ही है, कोरियन। जिसके अंदर अगर मैं आपसे कहूं ये कोरियन है, ये कोरियन है, जेली है, 3 लेयर। ये एंडोथीलियम हो गई, ये वॉटन्स जेली है, कनेक्टिव टिश्यू। कोरियन, ठीक है। ये तीनों 3 बैरियर,
फीटस के, ये मैटरनल पार्ट है। मैटरनल ब्लड यानी फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड के बीच में जो भी एक्सचेंज हो रहा है उसमें 3 बैरियर हैं। इनके बीच में जो भी एक्सचेंज हो रहा है उसमें टोटल 3 बैरियर आ रहे हैं। ठीक है भाई, इधर फीटल ब्लड है, इधर मैटरनल ब्लड है। तो यहां से जो भी कुछ जैसे गैसेस हो गए, ठीक है, इनका ऑक्सीजन हो गई, CO2 हो गई, न्यूट्रिएंट्स हो गए, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हो गया, इन सब का डिफ्यूजन चल रहा है यहां से। ठीक है, तो कितने बैरियर के थ्रू चल रहा है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस? 3 बैरियर। वही बैरियर किसके हैं? फीटस के बैरियर है, मैटरनल बैरियर नहीं है। मदर का ब्लड डायरेक्टली फीटल बैरियर से कांटेक्ट में होता है। तो ये तो कोरियन हो गई, कोरियन। ठीक है, सिंसाइसी और ट्रोफोब्लास्ट से कोरियन बनी है। ठीक है, ये कनेक्टेड टिश्यू हो गया डॉट वाला, और ये एंडोथीलियम हो गई, कैपिलरी की एंडोथीलियम। तो कोई भी चीज डिफ्यूज हो रही है फीटस और मदर के बीच में, उसमें बैरियर है। मदर का ब्लड कभी भी फीटस के ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कोई कहे, मदर कहे कि मेरा ब्लड ग्रुप ये है, मेरे फीटस का ब्लड ग्रुप भी यही होगा ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? दुर्गेश गुप्ता, ओल्ड और न्यू नोट्स नहीं होते, कंसेप्ट होते हैं। जहां मुझे लगता है लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कोई चीज चेंज करनी है वो मैंने चेंज कर दी है। बात बाकी का कंसेप्ट तो कंसेप्ट है ना। ठीक है, आप सोचो, क्या कोई चीज चेंज हो सकती है? कंसेप्ट जो है वो है, पैटर्न चेंज हो जाएगा, पढ़ाने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, बेटर होता है हमेशा आगे जा करके। लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट जो भी एनसीईआरटी का अपडेट आता है उसके हिसाब से आ जाएगा दुर्गेश। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो। कई चीजें चेंज की है मैंने, काफी चीजें मैंने मतलब मॉडिफाई की हैं। ठीक है, तो आप समझना मेरी बात। तो कितने बैरियर होते हैं? फीटस के 3 बैरियर होते हैं, मैटरनल ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, तभी तो ह्यूमन जो प्लेसेंटा होता है ना, उसको हीमोकोरियल प्लेसेंटा बोलते हैं। हीमोकोरियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर मदर का ब्लड हीम फीटस की कोरियन के डायरेक्ट कांटेक्ट में, ध्यान से देखोगे, जो प्लेसेंटा होता है इसको हीमोकोरियल प्लेसेंटा बोलते हैं। हीमोकोरियल प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो है वो, ठीक है, मैटरनल और फीटल दोनों के मिलने से बनता है, इसको बोलते हैं हीमो कोरियल प्लेसेंटा। हीमोकोरियल इसलिए बोल रहे हैं, मदर का ब्लड और फीटस की कोरियन डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, सो इट इज कॉल्ड हीमोकोरियल प्लेसेंटा। दिखाता भी हूं। प्लेसेंटा क्या है? ये मैटरनल और फीटल दोनों के मिलने से बनता है। ठीक है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। एनसीईआरटी की लाइन है सारी की सारी। किसके बीच में? डेवलपिंग एम्ब्रियो और मदर की बॉडी के बीच में। भाई, एम्ब्रियो और मदर की बॉडी के बीच में जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो प्लेसेंटा है, एनसीईआरटी की लाइन है, क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ह्यूमन का जो प्लेसेंटा होता है वो हीमोकोरियल प्लेसेंटा होता है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। हीमोकोरियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फीटस की जो कोरियन बनाई है ना मैंने, फीटस की कोरियन बनाई है जो मैंने, कोरियन, ये फीटस की कोरियन मदर के ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। फीटस की कोरियन मदर के ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। आप समझ रहे हो? ये मदर का ब्लड है। ठीक है, ये क्या है? कोरियन ऑफ फीटस। ठीक है, मैटरनल ब्लड है। कोरियन ऑफ फीटस और मैटरनल ब्लड आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट में है, इसलिए ऐसे प्लेसेंटा को हीमोकोरियल प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा इन विच द मैटरनल ब्लड इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद कोरियन ऑफ फीटस। फीटस की कोरियन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, सो इट इज कॉल्ड हीमोकोरियल प्लेसेंटा। वही तो दिखाया मैंने, ये कोरियन हो गई फीटस की, मैटरनल ब्लड हो गया। ठीक है, यहाँ वही डिफ्यूजन लेयर कितने हैं? डिफ्यूजन लेयर 3 लेयर्स हैं। ये डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन लेयर्स कितने? डिफ्यूजन लेयर आप बोलोगे 3 होते हैं डिफ्यूजन लेयर।
वो भी फीटस के होते हैं, मैटरनल कोई लेयर ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप बताओ, कोई डाउट? अगर आपसे कहा जाए ये क्या है, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक क्या है, इट इज अ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, ये फीटल का पार्ट है, फीटस। ठीक है, फीटस का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड, ध्यान रखना है, प्लेसेंटा को फीटस से जोड़ती है। क्लियर है? तो फीटस का पार्ट है। प्लेसेंटा मैटरनल और फीटल दोनों के मिलने से बनता है। ठीक है। यहां पर थोड़ा उल्टा होगा, जो आर्टरी होगी उसमें ध्यान रखना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और वेन्स होंगी उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है। आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड और वेन्स में ऑक्सीजनेटेड। ठीक है। आप बोल सकते हो ये क्या है, अम्बलिकल वेन। ये क्या है, अम्बलिकल आर्टरी। उल्टा होता है, ठीक है। और ये अम्बलिकल कॉर्ड फीटस का पार्ट है। अब ये एम्ब्रियो हो गया। अब मुझे बताओ, एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में अम्बलिकल कॉर्ड क्या होती है, जो लास्ट में काटी जाती है, वो फीटस का पार्ट होता है। प्लेसेंटा आधा फीटस का और आधा मदर के मिलने से बनता है। मदर का हीम और फीटस की कोरियन आपस में कांटेक्ट में होते हैं, सो इट्स कॉल्ड हीमोकोरियल प्लेसेंटा। डिफ्यूजन लेयर, जहां से न्यूट्रिएंट गैसेस डिफ्यूज कर रहे हैं, 3 लेयर होते हैं, वो भी फीटस के होते हैं। ठीक है, मैटरनल लेयर नहीं है, फीटस के लेयर हैं। क्लियर है? अब बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे पूछो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यस, आर एच इनकम्पेटेबिलिटी, बिल्कुल सही। बीएमएस। रोहित कुमार बेटा, वीडियो सही दिख रहा है, अपना डिवाइस एक बार रीस्टार्ट करो। अरे फीटस को पेन की बात मत करो, फीटस अभी, ठीक है, ऐसे मानो बड़ा इनोसेंट होता है वो अभी, ठीक है। होता भी है तो किसको बताएगा वो, बताओ, बता सकता है क्या? वो यूट्रस के अंदर होता है, क्या यूट्रस में उसको बंद कमरे में पेन नहीं होता होगा, उसको फील नहीं होता होगा अजीब सा? ठीक है, तो धीरे धीरे सेंसेशन उसकी एक्टिवेट होते हैं, समझ रहे हो? हाँ, तब जाकर के वो चीखना चिल्लाना चालू करता है। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक एक बार ड्रॉ कर लो उसको, और कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। एक बार ड्रॉ कर लो उसको। कलर थोड़ा चेंज करना चाहिए मुझे। अच्छा, कलर थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ। अगर कलर चेंज करूँ थोड़ा सा मैं, हम्म, 1 मिनट रुको। रेड। अच्छा, अच्छा, अलग से ही करना पड़ेगा, 1 मिनट रुको, थोड़ा ऐसा सर्कुलेशन, जरूरत नहीं है बस चीज को समझने के, पर फिर भी मैं सर्कुलेशन थोड़ा सा सही कर रहा हूँ। ये ग्रीन कलर यहां से आएगा, ये सर्कुलेशन ऐसे होगा, यहां से आ रहा है, ठीक है। ग्रीन कलर यहां से आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा।
यहां से आकर के अब यहां पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा आफ्टर डिफ्यूजन। ये आया, अब रेड कलर चालू हो जाएगा यहां से, ये रेड कलर चालू हो गया सेंटर में। ये रेड कलर यहां से, ये रेड कलर यहां से सेंटर में चालू हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ऐसे याद रखो, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये आया, ये आया, ये आया, ये आ रहा है, आया आया आया, और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के ये सेंटर में जो वेन दिख रही है ना, ये अम्लिकल वेन है, ये अम्लिकल वेन है। मतलब वेन होते हुए भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रही है। ये ग्रीन कलर की दिख रही है ना, ये अम्लिकल आर्टरी है। अम्लिकल आर्टरी दो होंगे, अम्लिकल वेन एक होगा, ऐसे याद रखो, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में, कई बच्चे का सुनो, ना तो इसके लंग्स काम करते हैं, ना इसकी किडनी काम करती है, क्योंकि यहीं से ऑक्सीजन ले रहा है वो, यहीं से अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर भेज रहा है वो, ठीक है, यहीं से वो न्यूट्रिएंट ले रहा है, वो सब कुछ यहीं से ले रहा है। तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है, ये गया और घूम करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड, घूम के ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, हार्ट में जाएगा, हार्ट उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इतनी एमरोलॉजी की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट फिर भी जब हम समझ ही रहे हैं तो प्रॉपर समझें, ठीक है। यहां तो सिर्फ क्वेश्चन जो बनेगा वो बैरियर पर बनेगा, कितने बैरियर होते हैं, मैटरनल और फीटल, हीमोकोरियल का मतलब क्या है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों से आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिंगल से होता हुआ पूरी बॉडी में जा रहा है। अम्बिलिकल वेन एक है मोटी वाली, पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अम्बिलिकल आर्टरी दो है, पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा आर्टरी के अंदर, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल उल्टा, जैसे पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन में होता है, ठीक है, ऐसे ही। अब मुझे बताओ एक्चुअल में एग्जैक्ट तुम्हें समझ में आया प्लेसेंटा है क्या? यस। अब बताओ, अब यहां तक समझ में आया? नहीं नहीं, पल्मोनरी वेन का सर्कुलेशन नहीं बोलोगे, ठीक है, ऐसे नहीं बोलोगे, ठीक है। लंग्स तो होते हैं फीटस के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन भी होती हैं, पर वो लंग्स कोलैप्स होते हैं, ठीक है। जब बर्थ होती है उस समय वो एक्सपेंड करते हैं, वो मैं समझाऊंगा, अभी उस पर भी आ रहा हूँ, ठीक है। अभी तो ये इतना याद रखो, और बच्चे का जन्म होता है तो यहां से कट कर दिया जाता है, ठीक है, एम्ब्रियो बाहर आ जाता है। अभी हम आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है समझ में आ गया भाई। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। प्लेसेंटा मैटरनल फीटल का पार्ट है जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बैरियर का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क कर रहा है, मैंने एनसीईआरटी के फंक्शन लिख दिए, ठीक है। एंड रिलीज फॉलोइंग हार्मोन, ठीक है भाई। प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन भी निकलता है, प्रोजेस्टेरोन भी निकलता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन भी निकलता है, कोरियोनिक थायरोट्रोफिन भी निकलता है, कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिन भी निकलता है, ठीक है। एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन भी निकलते हैं, और एलेक्सिन भी निकलता है। इसमें कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो नीट में कई बार पूछा गया है, ओनली रिलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसके अलावा नहीं रिलीज होते, ठीक है, समझ, ओनली रिलीज, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओनली फ्रॉम प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा के अलावा कोई सोर्स नहीं है। देखिए बाद बाकी के हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो उनके सोर्स और भी हैं, आप समझ रहे हो। जैसे अगर मैं एस्ट्रोजन की बात करता हूं, ओवरी से निकलता है, प्रोजेस्टेरोन ओवरी से निकलता है, ठीक है। कोरियोनिक थायरोट्रोफिन थायराइड से निकलता है, कॉर्टिकोट्रोफिन कॉर्टेक्स से निकलता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ठीक है, समझ रहे हो। पर कुछ हार्मोन ऐसे हैं ओनली रिलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नॉर्मल केस में तो निकलते ही नहीं है, जैसे, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, जैसे जैसे एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन,
जैसे रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन की अगर मैं बात करूं, रिलीज ओनली रिलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और केस में रिलीज नहीं होते। नीट में भी कई बार पूछा गया, कई बार मतलब पूछा गया ये, ठीक है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्लेसेंटा से ही रिलीज होते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज, ठीक है, ओनली प्लेसेंटा से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये भी प्लेसेंटा से रिलीज होता है, ये ओनली रिलैक्सिन भी प्लेसेंटा से ही रिलीज होता है, ठीक है। ओवरी कास्ट का कोई बहुत खासा रोल नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर ही रिलीज होगा, नॉर्मल केस में रिलीज नहीं होगा, जबकि और सारे हार्मोन नॉर्मल केस में भी रिलीज होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, ओनली रिलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये थोड़ा आप ध्यान रखना। अरे ठीक है, तो ऐसा हार्मोन जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर रिलीज हो रहा है, तो तीन हार्मोन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, क्लियर है बिल्कुल। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ओनली प्रेगनेंसी के टाइम पर, रिलैक्सिन भी ओनली प्रेगनेंसी के टाइम पर ही रिलीज होगा, क्लियर है बिल्कुल। यहां तक बताओ, कोई डाउट है किसी को? ये क्वेश्चन पूछा गया है। यस, ओवरी से भी निकलता है, पर रिलैक्सिन ओनली प्रेगनेंसी के टाइम पर ही निकलता है, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है, तब उस समय प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करने के लिए रिलैक्सिन निकलता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर ही निकलेगा, ठीक है। अगर मैं एससीजी की बात करता हूं, तो जो प्रेगनेंसी को कंसीव करने वाला हार्मोन है, ठीक है, तो ये तो प्रेगनेंसी के टाइम पर ही निकलेगा। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है, समझ रहे हो, ये प्लेसेंटल लैक्टोजन है, प्लेसेंटा से ही निकलता है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही निकलेगा, समझ रहे हो। जबकि ये हार्मोन नॉर्मल है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, गोनाडोट्रोफिन, थायरोट्रोफिन, कॉर्टिकोट्रोफिन, ये कॉमन हार्मोन है, ठीक है, समझ रहे हो। ये पिट्यूटरी से कॉमनली निकलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। पर इस समय बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, पिट्यूटरी के अलावा बहुत सारे और हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, तब प्लेसेंटा भी इन हार्मोन को रिलीज करके उस कमी को दूर करता है, क्योंकि नया डेवलपमेंट, मेटामॉर्फोसिस टाइप का जैसे ना डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। अब मेटामॉर्फोसिस तो नहीं बोलेंगे, पर उसकी मतलब मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है उसका, ठीक है, उस समय जरूरत पड़ती है। स्लाइड पूरी नहीं दिख रही, ऐसा कैसे होगा भाई? स्लाइड प्रॉपर दिख रही है ना? हाँ, आईजीए एंटीबॉडी थ्रू लैक्टेशन, बिल्कुल सही। ये मैं अभी इम्यूनिटी में कराऊंगा, इस वाली बात को यहां से हटा दिया है मैंने। हाँ, क्लियर है। किसी बच्चे की नहीं दिख रही बेटा, वो एक बार चेक कर लो अपनी डिवाइस, ठीक है, यहां से ओके है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ, ये बेसिक चीज है कि प्लेसेंटा एक्ट एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, भाई बैरियर का काम कर रहा है, ठीक है। इससे सभी चीजें, जैसे इनऑर्निक इनऑर्निक मटेरियल हैं, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, गैसेस, एंटीबॉडी, ठीक है। स्पेशली कौन से एंटीबॉडी? आईजीए एंटीबॉडी। अच्छा, ये तो डिप्थीरिया की बात चल रही है, ठीक है। मतलब डिफरेंट टाइप के वैक्सीन मदर को लगते हैं, तो उनके एंटीबॉडी बच्चे को मिल जाते हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडी भी क्रॉस हो जाते हैं, स्पेशली आईजी प्लेसेंटा, आईजीए एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते, ठीक है। आईजी एंटीबॉडी मेमोरी ग्लैंड से मिल के थ्रू निकलते हैं, प्लेसेंटा को सिर्फ एक ही एंटीबॉडी क्रॉस कर सकते हैं, आईजीजी, इट इज द स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन से प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं? आईजीजी, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी। चाहे वो किसी वैक्सीन के आईजीजी हो, चाहे वो एराथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, याद आया, ठीक है, उसके केस में मैंने बताया था मिसमैचिंग, उसके मतलब आरएच एंटीबॉडी हो, वो भी आईजीजी होते हैं। सिर्फ आईजीजी एंटीबॉडी ही क्रॉस कर सकते हैं प्लेसेंटा को, कोई और एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ वायरस भी होते हैं प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं, अगर मदर को इन्फेक्शन है तो प्लेसेंटा को क्रॉस करके वो फीटस को भी हो जाएगा, जैसे एड्स है, ठीक है। अगर मदर को है और बेबी कंसीव कर लिया, तो उस बच्चे को भी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। वायरस इन्फेक्शन ऑफ द मदर, जैसे रूबेला वायरस है, बड़ा कॉमन वायरस है, ठीक है, जर्मन मीसल्स बोलते हैं, एंड सर्टेन केमिकल्स टेराटोजन, ठीक है, जो बेबी को एबनॉर्मल कर देते हैं, ठीक है, ये भी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, समझ रहे हो। हाँ, प्लेसेंटा को क्रॉस करने में कैपेबल है, क्लियर है। रूबेला बड़ा कॉमन वायरस है, अक्सर कर मदर से फीटस में जाता ही जाता है, मतलब कॉमन है। एड्स हर किसी को नहीं होता, ठीक है, ये कॉमन है, जर्मन मीसल्स बोलते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, पर क्वेश्चन तुम्हारा यहां से मिलता है,
इतना क्वेश्चन नहीं देंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन यहां से मिलेगा। ठीक है, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ऐड कर दिया इसको। ठीक है, चलो। तो ये आपका पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, अम्बिलिकल कॉर्ड विद वेसल्स। मैं कहूं कि अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या क्या होता है, ध्यान से देखना। एक तो योक सैक दिख रहा होगा आपको, ये योक सैक। इसके अलावा एक सैक और दिख रहा है, इसको एलेंटॉइस बोलते हैं, एलेंटॉइस। एलेंटॉइस। ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में ध्यान रखना, एक तो अम्बिलिकल आर्टरी होगी, अम्बिलिकल आर्टरी होगी, अम्बिलिकल वेन होगी, एलेंटॉइस होगा, योक सैक होगा, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपके अम्बिलिकल कॉर्ड में मिल जाते हैं। और अम्बिलिकल कॉर्ड फीटस का पार्ट होता है, मदर का पार्ट नहीं होता, मदर का पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो बेसिक मैंने दिखा दिया है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ये प्लेसेंटा वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब प्लेसेंटा के बाद हम बात करेंगे जेस्टेशन पीरियड, वो समय जिसके अंदर बच्चा, टेराटोजन समझ नहीं आया, चलो समझा देता हूं। टेराटोजन क्या होते हैं सुन लो। कभी देखा है जब प्रेगनेंसी के टाइम पर डॉक्टर कहता है कि आपको दर्द की गोली भी नहीं लेनी, आपको बाहर का कोई चीज नहीं लेना, और शुरू के पहले 3 महीने के अंदर, ठीक है, डॉक्टर कहता है आपको सिगरेट पीते हो तो नहीं पीनी, शराब पीते हो तो आपको नहीं पीनी, ठीक है, कोई दवा नहीं लेनी, दर्द मतलब आपको पेन किलर भी नहीं लेना, डॉक्टर ये कहते हैं शुरू के 3 महीने के अंदर, क्योंकि उस समय एम्ब्रियो बन रहा होता है। और बाहर से कोई भी तो ऐसी चीज जो बच्चे को एबनॉर्मल कर दे, माल फंक्शनिंग कर दे, माल फॉर्म समझ, माल फंक्शनिंग मतलब प्रॉपर उसका फंक्शन, मतलब उसका गड़बड़ कर दे, ठीक है, उसकी डिफॉर्मिटीज कर दे, ठीक है, माल फॉर्मेशन कर दे, ठीक है, ऐसा कोई भी चीज जो बच्चे को एबनॉर्मल कर दे वो टेराटोजन है। यस, कोई भी चीज। एक पूरी इसका तो पूरी मतलब मैं पूरी स्टोरी थी, मैंने एक बार सुनाई भी थी, ठीक है। एक निकोलस देखा होगा, निकोलस करके एक है, तो बड़ा हो गया, ठीक है, वो निजी न्यूज पर बड़ा छाया था, मैंने एक बार पूरा डिटेल बताया था उसका एक लेक्चर में मैंने। तो उसका ना हाथ है ना पैर है, उसको फोकोमेलिया हो गया है, ठीक है, सी लैक एपेरियंस, हाथ और पैर है ही नहीं, सिर्फ धड़ ही धड़ है उसका। तो शायद जर्मनी का केस था, आप सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है, डिटेल बताया था पूरा मैंने। जर्मनी का केस था। तो देखो जर्मनी में क्या है, अब अदर कंट्रीज में क्या है, फीमेल बहुत ज्यादा मतलब वर्किंग होते हैं, इंडिया के अंदर ठीक है कंसेप्ट अलग है, यहाँ थोड़ा सा ठीक है, मतलब हाउस वाइफ का कंसेप्ट है कि हाँ घर को भी मैनेज करना है, एक बाहर को मैनेज करेगा, वहाँ दोनों ही लोग काम करते हैं, दोनों अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं, ठीक है। तो वहाँ जैसे अपने यहाँ तो प्रेगनेंसी लीव भी मिलती है बहुत, वहाँ इतनी नहीं मिलती है, लास्ट टाइम के लिए मिलती हैं। तो फीमेल को जब बेबी कंसीव होता है तो इनिशियल प्रेगनेंसी सिम्टम होते हैं, जैसे उल्टी आ जाना, वॉमिटिंग, नाउसिया, ठीक है, घबराहट रहना, या आप जानते ही हो, ठीक है। तो वर्किंग में दिक्कत होती थी, तो वहां एक कंपनी थी, फार्मा कंपनी, तो उसने एक मेडिसिन बनाई जो कि इनिशियल सिम्टम जो प्रेगनेंसी के होते हैं वो उससे आते नहीं है, ठीक है। तो खूब बिकी, बहुत बिकी, बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है। तो लोग बड़ा कंफर्ट फील कर रहे थे, यार कोई सिम्टम ही नहीं है, लगता ही नहीं हम प्रेग्नेंट हैं। तो लोग अपने जॉब करते थे मस्त, अपना वो खाया उन्होंने, ठीक है, लास्ट टाइम पे लीव मिल जाती है, तो बेबी बर्थ हो जाता है, सिंपल, ठीक है। पर बहुत बड़े पैमाने पर जब बच्चों का जन्म हुआ तो वो बच्चे एबनॉर्मल थे, मतलब मैक्सिमम बच्चे फोकोमेलिया के शिकार थे, यानी धड़ी धड़ था उनका, हाथ पैर थे ही नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों ने बच्चों को मतलब पहले ही पता कर लिया तो अबॉर्ट करा दिया, कई लोगों ने खत्म कर दिया उसको, मतलब सर मतलब ऐसे बच्चों को कौन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। पर एक पेरेंट्स थे जिन्होंने उस बच्चे को एक्सेप्ट किया था, और वो उस बच्चे को हमेशा अपने एक कहते हैं ना हाथ में लेके चलने वाली फ्रूट बास्केट होती है टाइप की, तो उस बास्केट में रखते थे बच्चे को, ठीक है। मतलब बड़ा हो गया तब भी उसका भाई धड़ धड़ ये बीच वाला पार्टी तो था, वो उसका साइज बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो उसको रख देते थे विंडो के ऊपर, तो विंडो से झांकता था तो उसकी फीलिंग तो आती थी, काश बच्चे खेल रहे हैं तो मैं भी खेल पाता, काश लोग फुटबॉल खेलते हैं मैं भी खेल पाता, ठीक है। तो बड़ा अच्छा इसका मतलब पूरा मतलब मोटिवेशन मिलता है उससे, ठीक है।
मतलब तुम तो छोड़ो, मैं मोटिवेट हुआ था उससे, ठीक है। तो धीरे धीरे बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, तो रहता बास्केट में ही था, ठीक है। तो एक दिन वो बास्केट से निकला, ठीक है, और जो उसने बताया था अपना पूरा, ठीक है, और उसने बिना गिरा ही तो गिरा, लुढ़का, ठीक है, कैसे भी करके उसने बैलेंस करना सीखा। पहले तो अपने को बैलेंस करना सीखा, ठीक है, कि मैं कैसे भी बिना किसी सपोर्ट के बैलेंस कर पाऊं, मतलब धड़ धड़ पे खड़ा हो पाऊं उस तरीके से। और उसने इतनी कोशिश की, इतनी कोशिश की कि आगे जाकर के वो फुटबॉल खेल पाया बिना पैरों के। सोचो, इतने इतने से पैर दड़ में लग रहे हैं। वो स्विमिंग करता है बहुत परफेक्ट। इतना ही नहीं, आगे जाकर के उसने 3 कंपनियां खोली जिसका ऑनर बना था, वो 3 कंपनियों का ऑनर था, सोचो। और वो इसी पे काम करती थी कंपनियां, मतलब जो बेबी एब नॉर्मल होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर। बड़ा मतलब उसको देख करके तो मुझे अजीब सा लगा, नहीं यार, अगर आप में जज्बा है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो भाई। हाथ पैर तो सेकेंडरी चीज है, ठीक है। सोचो, मतलब आप बिना हाथ पैर के कुछ भी कर सकते हो। भगवान ने तो सब सब कुछ दिया है हमें, ठीक है। हाथ दिया, पैर दिए, अच्छी सी कट काठी दी, ठीक है, बुद्धि दी इतनी अच्छी। तो सोचो, तो तुम तो कुछ भी कर सकते हो। तभी मैं कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं ना कि भगवान ने कुछ नहीं दिया, हम कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ लोग तो गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, तैयारी नहीं होती तो, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। मतलब मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, तो भाई डॉक्टर नहीं तो कुछ ना कुछ तो तुम बड़ा कर ही जाओगे ना। जब उसने तो सोचो, उसको देख, फिर डीएनए उसमें जो एक डीएनए जी न्यूज पर डीएनए करके आता था, उस पर उसका लाइव आया, ठीक है, फिर सर्च भी किया मैंने, ठीक है। मतलब मैं मोटिवेट हुआ, फिर मैंने बच्चों को बताया, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा था मैं, ठीक है। तो फिर पता चला कि ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो मतलब, तभी तो कहते हैं लोग, कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो लोग यहाँ से हारते हैं, शरीर से कोई जीतता है और हारता नहीं है, ठीक है। वो कहने की बात है, ठीक है, कि मेरे हाथ नहीं है, कि मेरे पैर नहीं है, ठीक है। बिना हाथ पैर वाले भी, समझ रहे हो, एवरेस्ट पर पहुंच जाते हैं, और हाथ पैर वाले भी कुछ नहीं कर पाते। तो सीधी सी बात है, ठीक है। तो तुमने पूछा फोको में लिया, तो मैंने पूरी कहानी बतानी पड़ी। तो बस समझो, टेरेटोजेनिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ के अंदर अगर खा लिए जाए तो बच्चे के एबनॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। उनको टेराटोजन बोलते हैं। वो कुछ भी हो सकता है टेराटोजन, दवा हो सकती है, अल्कोहल हो सकता है, ड्रग्स हो सकती है, कोई वायरस हो सकता है, ठीक है, कुछ भी जो बच्चे को एबनॉर्मल कर दे वो टेराटोजन है, ठीक है। समझ रहे हो ना? हाँ, ठीक है। तो निकोलस था उसका पूरा नाम भी, था, दिमाग से निकल गया मेरे, बट मतलब उसका पूरा दिखाया है, उसमें दिखाया था किस तरीके से वो, मतलब मतलब ये लगता है ना यार, तभी तो कहते हैं कि आप कहते हो ना कि नहीं हो सकता यार, क्यों नहीं हो सकता भाई, सब कुछ हो सकता है। जज्बा होना चाहिए यार तुम्हारे अंदर, होना चाहिए, तुम सब कर सकते हो भाई। तुम्हें बहुत कुछ दिया है नेचर ने। कई लोगों को कुछ नहीं दिया तब वो कर जाते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करेंगे, टॉपिक चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है। जस्टेशन पीरियड, ठीक है, वो समय जिसके अंदर बच्चा यूट्रस के अंदर धीरे धीरे डेवलप होता है। देखा होगा तुम कभी, अगर ध्यान दिए हो कभी, ठीक है, न्यूज में भी दिखाते हैं, मूवीज में भी दिखाते हैं, घर में भी बात सुनी होती है, कहते हैं कि बच्चे की डेट क्या दी है डॉक्टर ने। तो डॉक्टर कहता है भी इस दिन बच्चा आएगा, इस दिन लिवर पेन इंड्यूस होंगे। तो डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि यार इसी दिन लिवर पेन इंड्यूस होंगे, इतने दिन उस डेट पर होने की प्रोबेबिलिटी है? 1-2 दिन पहले तैयार रहना, कभी कभी थोड़ा एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है, पर अक्सर कर उस दिन ही पेन इंड्यूस होते हैं और बेबी का जन्म होता है उसी पर्टिकुलर डे पर। तो डॉक्टर निकालते कैसे हैं? ठीक है, जब पहला अपॉइंटमेंट आप डॉक्टर से लेते हो तो डॉक्टर पूछता है कि आपका पहला मेंस्ट्रुअल कब स्टार्ट हुआ था, अभी कंसीव होने से पहले। तो फीमेल को याद होता है, वो बता देती है भाई इस डेट को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बस वहीं से कहानी चालू होती है, ठीक है, कि डे ऑफ, ठीक है, बर्थ, भाई किस दिन बच्चा आएगा, अप्रोक्सीमेटली डॉक्टर एक कैलकुलेशन करके निकाल के बता देता है। बट बाद बाकी का तो ऊपर वाले के हाथों में, एक दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, 3 महीने के बाद बच्चा लगभग लगभग बन जाता है, फिर इतना इफेक्ट डर नहीं होता, ठीक है। जो भी डर है, बच्चा जब बन रहा होता है, हाथ पैर, बताता हूं अभी 3 महीने ही क्यों बोला मैंने, वो सारी बातें यहां आ जाएंगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो इट इज अ ड्यूरेशन बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुरेशन। सोचो, फर्टिलाइजेशन से लेकर के जन्म लेने के बीच का जो ड्यूरेशन है, इसी को हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? तो मेंस्ट्रुअल कब स्टार्ट हुआ था, समझना मेरी बात। तो मेंस्ट्रुअल अगर 1 तारीख को स्टार्ट हुआ है तो फर्टिलाइजेशन कब होगा? लगभग लगभग 14-15 दिन बाद। ऐसे तो मानेगा डॉक्टर, कैलकुलेशन करेगा। तो फीमेल ने अपना डेट बताया होगा, ठीक है।
तो 9 महीने के अंदर आपको 15 दिन ऐड कर देने हैं। 9 मंथ का टाइम होता है पूरे बेबी के फर्टिलाइजेशन से लेकर के, ठीक है, जन्म लेने का गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का होता है। तो डेट कैसे निकाली जाएगी, उसमें 15 आप जोड़ दो, समझ रहे हो, ओव्यूलेशन के बाद 15 जोड़ दो, तो जो डेट निकल के आती है अप्रोक्सीमेटली सही होती है, जैसे समझा रहा हूं, ठीक है। ह्यूमंस में 9 मंथ 38 वीक या 266 टाइम होता है, 9 मंथ या 266। इसमें अगर मैं 15 जोड़ दूंगा, समझना, 15 14 दिन ओवल्यूशन होगा ना, 14 जोड़ दूंगा उसके अंदर, जोड़ दो 14, 14 जोड़ दो, कितना बैठेगा, 0 8 और 2, ठीक है। 14 अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा 9 महीने के अंदर, 14 कौन से होंगे भाई, डे ऑफ मेंस्ट्रुअल से निकालेगा ना, फीमेल को इतना पता है, उसको ये थोड़ा पता कि मेरा ओव्यूलेशन कब हुआ, फर्टिलाइजेशन कब हुआ, वो इतना जानती है कि भाई इस डेट को मेरा मेंस्ट्रुअल चालू हुआ था, तो डॉक्टर वो डेट नोट करता है, ठीक है, और पूरी कैलकुलेशन करता है 9 महीने, और 9 महीने ये 14 डेज जोड़ देता है वो, ठीक है, जिस दिन से जो डेट मदर ने दी कि इस दिन, तो उस दिन से, ठीक है, 14 जोड़ेगा उस दिन के बाद, और 9 मंथ जोड़ेगा, जो डेट और दिन आ रहा होगा बता देगा भाई इस दिन बच्चा आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो 280 दिन, 280 दिन कैसे, डेज फ्रॉम लास्ट मैंसुरल से। इस पूरे टाइम को 9 मंथ को हमने 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया। कितने ट्राइमेस्टर, 3। एक ट्राइमेस्टर 3 महीने का होता है, ठीक है, तो 9 महीने में कितने ट्राइमेस्टर हो गए, 3 ट्राइमेस्टर हो गए। तो सारा खेल पहले ट्राइमेस्टर का ही है, दूसरे में इतना नहीं होता, तीसरा तो बस ओनली डेवलपमेंट के लिए होता है, ठीक है। पहले ट्राइमेस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले ट्राइमेस्टर में जब तुम फर्स्ट मंथ के अंदर डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के चेक करता है और बच्चे की साउंड सुनता है, हार्ट की साउंड परफेक्ट आ रही है, सब कुछ ओके है, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाय, ये क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी की लाइन है, फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस may be noticed by listening the heart sound through स्टेथोस्कोप से हार्ट साउंड सुनकर के हम पता लगा लेते हैं भाई पहला महीना है, सब कुछ ओके है, बढ़िया एकदम, बच्चा ठीक ठाक है, ठीक है। ये पूछा जाएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम क्या क्या हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के फर्स्ट मंथ में आप बच्चे की हार्ट साउंड सुनकर के उसके ग्रोथ के जो भी मतलब सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई कर लोगे, सब कुछ ओके है नहीं। सेकंड मंथ में क्या होगा, सेकंड मंथ के अंदर जो फीटस होता है उसके लिम्स और डिजिट्स यानी हाथ पैर और अंगुलियां बन जाती हैं, हाथ पैर और अंगुलियां सेकंड मंथ में बन जाती हैं। और तीसरा महीना जिसमें बच्चा पूरा बन जाता है प्रॉपरली, यहां तक कि गुनैट्स भी बन जाते हैं उसके, सब कुछ ओके एकदम परफेक्टली, हाथ पैर गुनैट्स सब कुछ बन जाता है, आप सेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ 12 वीक यानी तीसरा महीने की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन, ठीक है, मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, जैसे लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है, सब कुछ डेवलप हो जाता है प्रॉपर तरीके से तीसरे ट्राइमेस्टर में। तभी कहा जाता है कि भाई पहले ट्राइमेस्टर में थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, फीमेल को आराम करने के लिए बोला जाता है कि मूवमेंट मत करो, ठीक है, आप बिस्तर पर लेटो, बहुत केयर का टाइम होता है, खाना पीना सब कुछ बहुत केयर, मतलब 3 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं उस बच्चे के लिए और मदर के लिए भी, दोनों के लिए। हाँ, 3 महीने के बाद जैसे बच्चा और बड़ा हो जाता है, जैसे कोई आपने पेड़ लगाया, स्टार्टिंग में उसके जड़ बहुत वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, बहुत पतले होते हैं, जरा भी आपने गमला हिला दिया वो टूट जाएगा। पर एक बार पेड़ बड़ा हो जाए तुम लटक जाना, वो टूटेगा नहीं। तो कहते हैं कि 5 महीने गुजर जाएं उसके बाद मदर टहलना चालू कर, कहते हैं टहलो, घर के सारे काम करो, चक्कियां चलाओ, उस समय के गांव के जमाने में, ठीक है, मतलब सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि अब उस समय डर नहीं है। अगर पहले ट्राइमेस्टर में गलती से भी झटका लग गया तो एबॉर्शन तक हो सकता है, मदर की जान को भी खतरा है, फीटस की जान को भी खतरा है, ठीक है। तो पहला ट्राइमेस्टर यानी शुरू के 3 महीने बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत संभल के करने वाले होते हैं। हाँ, उसके बाद फिर तो आप कुछ भी करो भाई, रोज सुबह टहलो, दौड़ो, घर के सारे काम करो, ठीक है, उस जितना अच्छा करोगे उतना बेटर रहेगा, उसके मूवमेंट अच्छे रहेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो फीटस की भी हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि तब तक उसका प्लेसेंटा बहुत अच्छे से मैच्योर हो गया होता है, ठीक है, जड़ें अच्छे से मजबूत हो गई होती हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। समझ में आया नहीं आया? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर समझ में आ गया होगा। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में ज्यादा नहीं है, कहते ना मूवीज में देखा होगा, अरे बच्चे का आज पहला मूवमेंट, बच्चे ने लात मारी, ठीक है, कहते ना लात मारी, तो दिखता भी है,
आप जब यूट्रस के ऊपर ध्यान से देखोगे तो उसके पैर छपे छपे नजर आते हैं, कभी कभी वो मूवमेंट करता है इस तरीके से। तो फर्स्ट मूवमेंट जो होता है बच्चे का वो सेकंड ट्राइमेस्टर यानी 5वें महीने में देखने को मिलता है। और मदर को फील होता है, मदर को तो पता चलेगा ही भाई, घूम रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, मदर को सब फील होता है। तो द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग 5th मंथ, 5वें महीने के अंदर फर्स्ट मूवमेंट और इसके अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, सर पर थोड़े थोड़े बाल आ जाते हैं और पहला मूवमेंट शो करता है 5वें महीने में। और दूसरे ट्राइमेस्टर का एंड यानी 6वां महीना, ठीक है, ठीक है, एंड ऑफ 24 वीक, सेकेंड ट्राइमेस्टर, पूरी बॉडी छोटे छोटे हेयर से कवर्ड हो जाती है, फाइन हेयर से, इसको लैनिगो बोलते हैं। आईलिड्स बन जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और आई लैश भी बन जाते हैं। समझ रहे हो, ये लाइन ध्यान रखना, एनसीईआरटी की लाइन से सारी। तो जैसे ही दूसरा ट्राइमेस्टर खत्म होगा, ठीक है, पूरी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर आ जाते हैं, लैनिगो, ठीक है, आईलिड आईलैश बन जाते हैं। समझ रहे हो ना, हाँ एकदम परफेक्ट है, पूरा बच्चा बन चुका है। तो सर तीसरा ट्राइमेस्टर किस लिए होता है? इसमें कुछ नहीं होता, बस बच्चा डेवलप होता है। सुना होगा ना प्री मैच्योर बर्थ। हाँ, तो कभी कभी 2 ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के बाद जैसे 7वां महीना लगता है, बच्चा जन्म होके बच जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा बन चुका था पूरा, ठीक है। 3 महीने के अंदर बच्चा तंदुरुस्त होता है, बढ़िया होता है, परिपक्व होता है, नरिशमेंट लेता है, डेवलपमेंट होता है, जिससे कि उसकी, क्योंकि बर्थ की जो जर्नी होती है ना, उस कैनाल से निकलना इतना आसान नहीं होता भाई, ठीक है, उसमें माँ की भी जान जा सकती है, बच्चे की भी जान जा सकती है। तो उस समय बच्चा अपने को तगड़ा बना रहा होता है, मतलब के ना उस फाइट को लड़ने के लिए कैपेबल बना रहा होता है, ठीक है, क्योंकि वहां से उसको पास होना है उस ट्रैक से, एक जो खतरनाक जर्नी है, ठीक है। तो वो 3 महीने होते हैं उसके होते हैं, पर वो अब आज की डेट में सर्जरी है, सिजेरियन, ठीक है, मतलब झंझट है, बचा ही नहीं। माँ के लिए भी वो स्ट्रगल खत्म कर दिया, बच्चे के लिए भी वो स्ट्रगल खत्म किया, सी सेक्शन कट लगाया, बच्चा बाहर, माँ को भी पता नहीं चला क्या हो गया, बच्चे ने भी वो स्ट्रगल नहीं की। समझ रहे हो ना, हाँ, तो वो चीजें समझ गए ना, हाँ, वो चीजें चेंज हो गई थोड़ी सी। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में ओनली, ठीक है, फीटस डेवलप होता है, ठीक है, रेडी फॉर डिलीवरी। अब समझ में आया नहीं आया? पहला ट्राइमेस्टर ध्यान रखना है, पहला ट्राइमेस्टर ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरे ट्राइमेस्टर का 5वां महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 6वें महीने के अंदर तो पूरी बॉडी पर लैनिगो मतलब हेयर आ जाते हैं, आईलिश और आई, ठीक है, आई क्या क्या नाम है, आईलिड और आईलैश बन जाते हैं आंखों के ऊपर, ठीक है, बस इतना है। और लास्ट में वो डेवलपमेंट होता है। अब बताओ सारे टिप्स पर आए या नहीं आए? बीएमएस, अच्छा बैक स्लाइड पर अटके हुए हो अभी, चलो बैक स्लाइड पर आ जाता हूँ। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? मतलब पूरा एकदम ब्रेन में छप जाना चाहिए, मतलब मैं चाह रहा हूं एकदम ऐसे सेट हो जाए कि सर कुछ भी पूछ लो। कोई डाउट है बेटा? अरे बच्चे का हार्ट साउंड तो उसे सुनोगे ना स्टेथोस्कोप से, स्टेथोस्कोप आप लगाओ उसे सुन लो। हाँ, बर्थ की तैयारी चालू, अब चालू करते हैं बर्थ की तैयारी, ठीक है भाई। 9 मंथ हो चुके हैं, बच्चा मैच्योर हो चुका है, हम पूरे 9 मंथ के बच्चे का बर्थ कराएंगे, ठीक है, एकदम सुंदर सा बेबी बाहर आएगा, ठीक है। प्री मैच्योर बर्थ क्या होता है? अरे प्री मैच्योर बर्थ का मतलब है समय से पहले बच्चे का जन्म ले लेना। भाई लिवर पेन इंड्यूस हो गए समय से पहले, तो उसको प्री मैच्योर बर्थ बोलते हैं। समझ रहे हो? बेबी गर्ल है बेबी बॉय, तुम जो भी चाहो, ठीक है, कोई भी, दोनों ठीक है, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो बेबी से मतलब है, बेबी आ रहा है। अरे मिठाई तो हम लेके आएंगे और खिलाएंगे भी, टेंशन क्यों कर रहे हो, अभी मिठाई भी खिलाएंगे, घर की मिठाई खिलाएंगे, बहुत जबरदस्त वाली मिठाई, ठीक है, टेंशन मत करो। अभी आने तो दो पहले, अभी वो सिलसिला चलने दो, अभी 9 मंथ हुए हैं भाई, अभी वो स्ट्रगल वाला दौर आएगा, जब बच्चा सही सलामत बाहर आ जाएगा तब मिठाई खिलाएंगे, ठीक है, उससे पहले नहीं, पहले बच्चे को आने दो, ठीक है। तो जेस्टेशन पीरियड समझ में आ गया होगा, 9 मंथ का पीरियड होता है। एनसीईआरटी ने 2-3 एनिमल का दे रखा है, बीच में डाल रखा है, बाई चांस उठा ले क्वेश्चन तो ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में ही दे रखा है, डॉग कैट और एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड,
डॉग का 60 से 65 दिन होता है, कैट का 52 से 65 डेज होता है, और एलिफेंट का, ठीक है, 607 से लेकर के 641 डेज होता है। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये एक मतलब एक बस याद रख लेना, बस मैं ये कह रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम पार्चुरेशन। तो ये तो सब मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, अब पूरी मैकेनिज्म समझाऊंगा। जैसे बच्चा कहता ना कि सर प्री मैच्योर बर्थ हो कैसे जाती है, सर हमने केस देखा कि कुछ लोग डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे, अभी टाइम नहीं था। ठीक है, तो उस समय रिक्शा या टेम्पो टाइप चलते हैं, ठीक है, चलते थे, या बस, ठीक है। तो अचानक से झटका लगा और बच्चे का जन्म ही रास्ते में हो गया, प्री मैच्योर, समझ रहे हो ना, समय से पहले। या सर हमने मूवीज में देखा है कि अभी टाइम नहीं आया था, ठीक है, वो मदर सीढ़ियों से थोड़ा गिरी, बच्चे का जन्म हो गया। सर ऐसा कैसे? मतलब झटका लगना, ये मतलब ये केस होते हैं, इसकी वजह से भी प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है। यस, इसकी वजह से भी हो सकती है। वही सारी बातें मैं समझाने वाला हूँ, बहुत तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, हाँ बेटा, जब तक जेस्टेशन पीरियड चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती। पूरा समझाऊंगा बिल्कुल एकदम बेसिक से। मतलब तुम अगर ध्यान से समझोगे ना तो तुम्हारी एकदम एक्सपर्टी हो जाएगी। पर वो एनसीईआरटी से थोड़ा ज्यादा होगा, ये देख लो। और कंसेप्चुअल समझना है, मतलब एक्चुअल में समझना है। मैं तुम्हें बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे बच्चों के मैसेज मेरे पास इस साल भी आ रहे हैं। ठीक है, एक बच्ची का मैसेज आया मेरे पास, गरिमा, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में उसने इस साल लिया, फर्स्ट ईयर है। तो सर आप सही कहते थे, गवर्नमेंट में, तुमसे भी कह रहा हूँ सर, आप, मैं क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात बोलता था, गवर्नमेंट कॉलेज में तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। जितना मैं समझा रहा हूँ ना, बस वही है। बाद बाकी की तो मेहनत खुद ही करनी है वहां जाकर के आपको। ठीक है, जितनी दम मैं लगा लेता हूँ तुम्हारे संग, इतनी दम कोई नहीं लगाने वाला। और ये जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब चीजें तुम्हारे काम आनी है। समझ, सिलेक्शन होगा तो भी, नहीं होगा तो भी, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। और कोई सब्जेक्ट तुम्हारे काम नहीं आएगा। ना आपकी बॉटनी आएगी, ना आपकी फिजिक्स आएगी, ना केमिस्ट्री आएगी। इनकी पार्शली चीजें आती हैं, वो डिपेंड करेगा, पर जूलॉजी पूरी आएगी। ठीक है, तो गर्मा कहती है, जो भी मैसेज पढ़ा मैंने उसका, कि सर आप सही कहते थे, आपके कंसेप्ट अभी भी समझ में आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ कंडक्शन ऑफ नर इम्पल्स चल रहा था, तो मतलब किसी ने समझाया नहीं। मैंने ही जाकर के सोडियम पोटेशियम के ढक्कन खोले। ठीक है, सोडियम के ढक्कन आगे खोले, पोटेशियम ढक्कन पीछे खोले, सोडियम के ढक्कन आगे खोले, पोटेशियम के ढक्कन पीछे खोले। ठीक है, तो सबको मजा आया। ठीक है, अभी एक बच्चे का कल कॉल आया कि सर जिस कॉलेज में मैं हूँ वहां 5-6 बच्चे हैं, ठीक है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि जो आप पढ़ाते थे वही सब चीजें यहाँ पर हैं, और कोई समझाता नहीं है, वो वही चीजें पढ़ रहे हैं हम। मतलब हम खुद ही, मतलब सब कुछ हमें पता है पहले से। मतलब दिल्ली एम्स से भी बच्चों के, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें तुम्हें मिलेंगी, यही है एक्चुअल में। ठीक है, कंसेप्ट सारे मैंने तुम्हारे लिए इंटरनेशनल के टॉप जो बुक है ना, वो वहां से उठाए हैं, और एनसीईआरटी की लाइनों में कंसेप्ट को सेट किया है। ठीक है, कंसेप्ट प्लस एनसीईआरटी की लाइन है, मिलकर के पढ़ा रहा हूँ। मतलब वो एक एक अलग ही तरीका है। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि चीजें बहुत सही सही से तुम्हें मिल जाएं, मतलब तुम्हें आज भी याद रहे, आफ्टर सिलेक्शन भी याद रहे। ठीक है, अब वो पता है कि तुम जब थोड़ा और बड़े हो जाते हो तो सब भूल जाते हो, बट अपनी तरफ से मेरी कोशिश रहती है, ठीक है, कि जो भी कंटेंट दूं ऐसा दूं कि तुम्हारे वो लाइफ टाइम काम आए। ठीक है, तो आगे आ जाओ। इसलिए मैं आज जो समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से समझना, ये पूरी मैकेनिज्म है, मतलब एक अल्टीमेट मैकेनिज्म है। जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर जब प्रेगनेंसी चल रही होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, नहीं चलती, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल टॉप पीक पर होता है, और जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ होता है ना, वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, हर चीज को रोक देगा, पूरी बॉडी को रोक देगा, कुछ नहीं चलेगा, पहले प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। और वो जो फीटस है वो पैरासाइट की तरह आपकी, मतलब मदर की बॉडी में ग्रो करता है। पैरासाइट समझते हो?
पैरासाइट वो होते हैं जो होस्ट को खत्म भी मार भी देंगे पर उससे न्यूट्रिशन लेते रहेंगे, मतलब उनको होस्ट से मतलब नहीं है, उनको अपने नरिशमेंट से मतलब है, वो पैरासाइट है। तो फीटस पैरासाइट होता है, वो मदर की ऑक्सीजन, मदर का न्यूट्रिएंट, मदर का कैल्शियम सब कुछ खींच लेता है, मदर रहे या ना रहे, क्योंकि उसको पता ही नहीं मदर क्या है, ठीक है। फीलिंग तो अटैचमेंट तो बाद में डेवलप होता है ना। तो उस समय वो एक पैरासाइट है, एक बॉडी के ऊपर है, और बॉडी से हर चीज खुद ले रहा है, चाहे उस बॉडी की स्थिति कैसी भी हो। तभी तो कहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर का ख्याल रखना जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समझ में आया? ठीक है, वैसे तो मैं एमबीबीएस का भी बैच, एमबीबीएस में यही है जो टोटोरा गैनोंग एल्बर्ट, ठीक है, यही पढ़ानी है। ठीक है, बच्चा खुद ही मतलब, मैं मेरी कोशिश तो तुम्हें इतना अच्छा मैंने करा दिया है, तुम मतलब अब मेरी आगे की भागदौड़ तुम ही संभालने वाले हो, ठीक है। हाँ, अब आगे तुम ही संभालोगे बेटा, ठीक है, इसलिए इतना मजबूत कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, कि बहुत सारी चीजें तुम खुद हैंडल कर लोगे, बहुत सारी चीजें, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ उस वाली बात के लिए, क्योंकि ये मुझे पता है ये वाली बात का। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। जैसे अभी बच्चे ने कहा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मैं बात करूं तो एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, उसका लेवल बढ़ा हुआ होता है। पूरा मैकेनिज्म बता रहा हूं, पूरा ही समझा दे रहा हूं मैं। देखो, वैसे तो ये मैकेनिज्म 84 है जो एनसीईआरटी में दे रखी है, यहां से यहां मैं खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है, पर मैं समझाना चाह रहा हूं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन बहुत बढ़ा हुआ होता है, हाई पीक पर होता है, लेवल बढ़ा हुआ होता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है, ये इनहिबिट करता है, ये इनहिबिट करता है, प्रोजेस्टेरोन हमेशा क्या करेगा, इनहिबिट। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी जब तक प्रोजेस्टेरोन बढ़ा हुआ है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकते, ठीक है। GnRH, यानी जब तक इसका लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो GnRH निकलेगा ही नहीं, और GnRH नहीं निकलेगा तो कभी भी LH और FSH नहीं निकलेंगे, और LH और FSH नहीं निकलेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के चलने का तो मतलब ही नहीं होता। आप समझ रहे हो? हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के चलने का तो मतलब ही नहीं होता। अभी एस्ट्रोजन पर भी आ रहा हूं, प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा होता है, एस्ट्रोजन कम होता है, ठीक है, पर जब पार्चुरेशन की मैकेनिज्म एक्टिवेट होती है तो उल्टा हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन एकदम कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन एकदम बढ़ जाएगा, तब जाकर के ये मैकेनिज्म स्टार्ट होती है। बड़ा बहुत मतलब एक अलग ही खेल है, समझो मेरी बात। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आपके क्या होंगे, इनहिबिट करेंगे, GnRH नहीं होगा तो LH और FSH नहीं निकलेगा, इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इनहिबिट हो जाएगी, सब स्टॉप रहेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन बढ़ा हुआ है। अब एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड, जब अंत आ रहा होगा, अब कहानी चालू होगी यहां से। एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड, समझना, जैसे एक कच्चा आम लगा हुआ है पेड़ के ऊपर, कितनी भी आंधी आ जाए वो टूट के नहीं गिरेगा, क्योंकि कच्चा है, उसका स्टेम बड़ा मजबूत है। जब वो पक जाता है, उसकी उम्र पूरी हो जाती है, पक के एकदम मैच्योर हो गया, तो हल्का सा भी हवा का झोंका आता है वो गिर जाता है, यानी उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है, समझना, उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। तो बच्चे की पकड़, बच्चे का स्टेम क्या है यहां पर, प्लेसेंटा, तो जैसे ही जेस्टेशन पीरियड का एंड होता है प्लेसेंटा कमजोर हो जाता है, प्लेसेंटा वीक हो जाता है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड जो प्लेसेंटा है,
वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा जेस्टेशन पीरियड के अंत तक आते आते। समझना, जब प्लेसेंटा कमजोर हो जाएगा तो प्लेसेंटा ही तो मेन सोर्स है प्रोजेस्टेरोन का। तो जैसे ही प्लेसेंटा कमजोर होता है वैसे ही क्या होगा, डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा। सोचो, प्रोजेस्टेरॉन बच्चे की मां है, प्रोजेस्टेरॉन ही उसको मेंटेन कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन खिला रहा है, पिला रहा है, प्रोजेस्टेरॉन सब कुछ कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन उसको मेंटेन कर रहा है, उसको हर, जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ है तब तक उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ऐसे कहते हैं। ठीक है, एबॉर्शन भी तभी होगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा। तो प्रोजेस्टेरॉन है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, मां का आंचल उसके साथ है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पर जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है ना, उसको घबराहट होती है, उसको बेचैनी होती है, क्योंकि उसकी मां उसके साथ नहीं है। ठीक है, उसकी मां का हाथ धीरे धीरे छूट रहा है, वो परेशान है। ठीक है, अब समझना, उस घबराहट में ये मैकेनिज्म इंड्यूस होती है। ठीक है, अब समझना, लेवल डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही कम होगा, समझना, उस समय देखो, जब भी आपको घबराहट होगी तो अचानक से आपकी एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट होती है उस इमरजेंसी में। ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले आपका पिट्यूटरी से एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन निकलता है, और पिट्यूटरी से एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन को निकालने के लिए हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं। ये मैकेनिज्म नॉर्मल केस में हर किसी के संग होता है। जब भी आप अनफेवरेबल कंडीशन में होगे, जब भी आपको घबराहट होगी, अचानक से हाइपोथैलेमस से सीआरएच निकलेगा, पिट्यूटरी से एसीटीएच निकालेगा, ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, जिससे कि आप उस अनफेवरेबल कंडीशन को फेस कर पाओगे, लाइफ सेविंग हार्मोन निकलने चालू हो जाएंगे। एक्चुअल में यही होता है। अब बच्चा है ये तो नन्ना मुन्ना, ठीक है, यूट्रस के अंदर है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया है, परेशान है, ठीक है, घबराहट हो रही है इसको। तो अब यहां पर उसका, समझना, यहां पर हाइपोथैलेमस काम नहीं करेगा, यहां प्लेसेंटा का रोल है। अब प्लेसेंटा रिलीज करेगा यहां पर, ठीक है, जैसे कम होगा ना, अब यहां पर क्या होगा समझना, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, प्लेसेंटा रिलीज। मतलब नीट में आउट ऑफ एनसीईआरटी इतने क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं क्या बताऊं। ठीक है, ठीक है, पर मैं पूरी मैकेनिज्म, इसलिए मैं कंसेप्ट पूरा कराता हूं, तो मेरा बच्चा छोड़ के नहीं आएगा किसी भी कीमत पर। ठीक है, प्लेसेंटा रिलीज करेगा, रिलीज सीआरएच, कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, ये प्लेसेंटा से भी निकलता है, मैंने अभी प्लेसेंटा में लिखाया भी था, सी आर एच। बस यहां से पार्चुरेशन की मैकेनिज्म इंड्यूस होती है, कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन 7वें महीने में निकलना चालू हो जाएगा, तो 7वें महीने में बच्चे की बर्थ हो जाएगी, वो जन्म हो जाएगा। 5वें महीने में तो हो जाएगा, चौथे महीने में, मतलब सब कुछ खरा खेल इसका। और ये कब निकलता है, जब बच्चा अनफेवरेबल होता है, जैसे मदर सीढ़ियों से गिरी, उसका प्लेसेंटा हल्का लूज हो गया, कमजोर हो गया, टूट गया, समझना, तो ये मैकेनिज्म तो तुरंत सीरियस निकलेगा, मैकेनिज्म चालू हो जाएगी। समझना, झटका लगा, कोई किसी ने धक्का दे दिया प्रेग्नेंट मदर को, सीरियस निकलना चालू हो जाएगा, तो सेम ये मैकेनिज्म होगी। ठीक है, समझ गया ना मेरी बात। यानी अगर प्लेसेंटा कमजोर होता है धक्के से, झटके से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, तो ये मैकेनिज्म चालू हो जाएगी, क्योंकि सीरियस निकलेगा, कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन प्लेसेंटा से, वैसे तो हाइपोथैलेमस से निकलता है। ठीक है, अब कहानी चालू होगी यहां से। यहां हाइपोथैलेमस अभी रोल प्ले, यहां एक्चुअल में उसके अपने ग्लैंड रोल प्ले नहीं करते इतने, फीटस में सारा काम प्लेसेंटा कर रहा है। मैंने बताया ना, सारे हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकलते थे वो प्लेसेंटा से निकल रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, कोरियोनिक थायरोट्रोफिन, कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिन, समझ रहे हो ना। आप सब सारे हार्मोन कहां से निकल रहे हैं, प्लेसेंटा से, क्योंकि उसमें प्लेसेंटा ही उसकी एंडोक्राइन ग्लैंड है, यही सब कुछ है, यही काम कराएगी सारा। तो प्लेसेंटा सीआरएच रिलीज करेगा, कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब जो कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन जो प्लेसेंटा से निकल रहे हैं, ये सीधे पिट्यूटरी को हिट करेंगे, क्या निकालने के लिए। कहानी चालू होगी यहां से खेल चालू होगा। ये पार्चुरेशन की मैकेनिज्म को इंड्यूस करता है, तो अब ये सीधा पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा,
और पिट्यूटरी निकालेगी एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। और एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स में सेक्स कॉर्टिकॉइड भी निकलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी निकलते हैं, बड़ा के चुका हूं मैं, कॉर्टिसोल। ठीक है, अब जरूरत तो नहीं की है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स अब रिलीज करेगी, जगह नहीं है, थोड़ा मैं आगे लिख रहा हूं। ठीक है, अरे ये दो हार्मोन रिलीज करेगी, एक तरफ तो निकालेगी कॉर्टिसोल और एक तरफ निकालेगी सेक्स कॉर्टिकॉइड से। ये यहां से एक्चुअल में कहानी चालू हो रही, कॉर्टिसोल, और यहां से निकालेगी ये DHEA, DHEA, याद आ गया, एंड्रोजन को बोलते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से एंड्रोजन निकल रहे हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से एंड्रोजन निकल रहे हैं, कॉर्टिसोल। ठीक है, और साथ में DHEA, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्ट्रॉन। ठीक है, अब कॉर्टिसोल तो क्या काम करता है, क्योंकि ये बच्चे को बाहर आना है तो तैयार करना पड़ेगा ना भाई इस जर्नी के लिए, उसके लंग्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा भाई, बाहर निकलते ही तुझे खुद सांस लेनी है। तो लंग्स की एल्वलाई के अंदर सर्फेक्टेंट बनाता है, मतलब लंग्स को प्रिपेयर करता है। ठीक है, इसका मेन पूरा है। फीटस के लंग्स को तैयार कर रहा है, करने दो, मजबूत कर रहा है, करने दो। ठीक है, अब यहां पर क्या है, DHEA, डी डाइहाइड्रो एपी एंडोस्ट्रॉन, जैसे ही इसका लेवल बढ़ता है, निकलना चालू होता है, ये सीधा कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एस्ट्रोजन के अंदर। कन्वर्ट हो जाएगा, यानी प्रोजेस्टेरोन कम हो रहा है और एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, रेशियो चेंज हो गया। प्रेगनेंसी कब कंसीव होगी, अच्छा प्रेगनेंसी कब मेंटेन रहेगी, जब एस्ट्रोजन कम रहेगा, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा रहेगा। और टर्मिनेट कब होगी, उल्टा कर दो, प्रोजेस्टेरोन कम होगा, एस्ट्रोजन बढ़ा दो, टर्मिनेशन आ गया, बच्चे के जन्म का टाइम आ गया, रेशियो चेंज हो जाएगा। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, ये दो तीन काम करेगा। यूट्रस की वॉल पर अभी ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर नहीं थे, उनको बनाना है, कॉन्ट्रेक्शन कराना है ना। साथ में एक हार्मोन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, ठीक है, उसके लेवल को बढ़ाना है, वो स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन कराता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो मैं थोड़ा हल्का एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं, ठीक है, जरूरत नहीं है इसलिए। एस्ट्रोजन दो काम करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑन यूट्राइन वॉल। सोचो नेचर कितनी समझदार है, नेचर जानती थी, अगर सोचो रिसेप्टर पहले से ही होते ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, तो ऑक्सीटोसिन तो पिट्यूटरी से निकल रहा है, वो कभी भी निकल जाएगा, निकला इन रिसेप्टर से बाइंड कर देगा, तो बच्चा भी बन ही रहा है, कॉन्ट्रेक्शन चालू, बच्चा बाहर, मर जाएगा बच्चा। तो नेचर ने ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर यूट्रस पर तभी बनाती है जब, समझ रहे हो, पार्चुरेशन का टाइम आता है, उससे पहले ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ही नहीं होते। समझना बेटा, मैं बहुत तगड़ी मैकेनिज्म बता रहा हूं। ठीक है, हाँ, ठीक है, अब होने दो वो, चलो एक, अब जब मेन रोल किसका प्ले होगा यहां पर, प्रोस्टाग्लैंडिन, जो एनसीईआरटी यहां से बताती है, प्रोस्टाग्लैंडिन लोकल हार्मोन होते हैं, लोकल टिश्यू से निकलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, ये स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स। अब ये क्या कराएंगे प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, समझना, ये फीटस जो यूट्रस के अंदर है, उसमें एक हल्का सा एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, ज्यादा नहीं, एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। ये जरूरी है, सबसे पहले एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन बहुत जरूरी है, ये क्या कराएंगे, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन।
माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्राइन वॉल। एनसीईआरटी यहां से लिख रही है माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्राइन वॉल। ठीक है, इससे क्या होगा, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट होगा। फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स, क्योंकि एनसीईआरटी डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करती है, किसी के पल्ले ही नहीं पड़ेगा फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स कहां से आ रहा है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कौन क्रिएट करा रहा है। ठीक है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन। ये कहां से आ रहे हैं, एस्ट्रोजन। ये कहां से आ रहे हैं, इसकी वजह से। समझ में आया, पूरा क्रम है। ठीक है, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स समझना। एनसीईआरटी की लाइन दिखा दो, एनसीईआरटी क्या कह रही है। एनसीईआरटी कह रही है पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय, ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। समझाऊंगा क्यों है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ऑरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। यहां से स्टार्ट होंगे, 9 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, जिसको हम फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। यहां से कहानी चालू होगी, एनसीईआरटी खत्म हो गई यहां पर। अब बच्चे को समझ ही नहीं आया क्या बोल गया भाई, ठीक है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, रट्टा मार लो। फुली डेवलप फीटस प्लेसेंटा होता है तब स्टार्ट होती है, रट्टा मार लो। माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिसको फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। यही ट्रैगर करेगा, यही ट्रैगर करेगा ऑक्सीटोसिन के निकलने को, जिससे, ठीक है, मैटरनल पिट्यूटरी से, जिससे ये मैकेनिज्म संपन्न होगी, कंप्लीट होगी। ठीक है, पर कैसे, अब वो मैं समझा रहा हूं यहां पर। तो सबसे पहले क्या होगा, ये यूट्रस था, नीचे सर्विक्स थी, ये फीटस का हेड है, हेड नीचे होता है हमेशा, हेड नीचे होगा। ये धड़ है इसका, ये हाथ हैं इसके, ये पैर हैं इसके, इस तरीके से ऐसे उल्टा बैठा है, हाथ जोड़ करके पैरों को बेंड किए हुए कि भाई ठीक है समय आ गया। अब जैसे ही माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे एक वेव आती है इस तरह कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो इसका हेड जो होता है ना सर्विक्स, ये सर्विक्स है, सर्विक्स पे टकराता है, इसका हेड सर्विक्स पे टकराता है, समझना। और सर्विक्स पे लगे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, सर्विक्स पे लगे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, समझना। सर्विक्स पे क्या लगे हुए हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर। मैं ये दिखा दूं पहले तुम्हें, यहां होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, ये सिग्नल सीधा भेजते हैं हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलना चालू हो जाता है, तब जाकर के मैकेनिज्म इंड्यूस होती है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। कैसे होती है, अब देखो, सिग्नल सीधा हाइपोथैलेमस के पास आएगा, समझना, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के पास सिग्नल भेजेगा, ठीक है, मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस का ही पार्ट है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी निकालेगी यहां से ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। अब सारा खेल ऑक्सीटोसिन का है, ये क्या काम करेगा, दो काम करेगा, इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन और इंक्रीज कैल्शियम आयन इन यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल में कैल्शियम आयन को बढ़ा देगा, प्रोस्टाग्लैंडिन को बढ़ा देगा, और दोनों ही काम क्या करते हैं, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्राइन वॉल। इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्राइन वॉल। जैसे यूट्राइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे, ठीक है,
सर्विक्स और चौड़ी होगी, हेड टकराएगा, इंक्रीज डायलेशन ऑफ सर्विक्स। जैसी सर्विक्स का डायलेशन इंक्रीज होगा, अब मैकेनिज्म कौन सी आएगी, न्यूरल, ये एंडोक्राइन थी। अब जैसी स्ट्रेस रिसेप्टर सिग्नल कहां भेजेंगे, सीधे हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस क्या काम करेगा, पिट्यूटरी से कहेगा कि और ऑक्सीटोसिन को निकालो, और कैल्शियम को बढ़ाओ, और प्रोस्टाग्लैंड को रिलीज करो, और कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेंगे और डायलेशन बढ़ेगा और इंड्यूस होगा न्यूरल, न्यूरल। तो जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होती जाएगी वैसे वैसे सिग्नल भी तेजी से जाते जाएंगे, ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता जाएगा, इनका लेवल बढ़ता जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन और बाइल्ड होते जाएंगे, खतरनाक। और बच्चा जन्म ले लेगा, बच्चा बाहर आ जाएगा, कुछ ही मिनट के अंदर क्या हो जाएगा, बर्थ हो जाएगी बच्चे की। हैप्पी बर्थडे टू यू, समझ रहे हो ना, बर्थ हो गई। तो एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना बात कहा है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकालेगी, ये इसको बढ़ा देगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, सर्विक्स डायलेट होगी, स्ट्रेस रिसेप्टर सिग्नल और भेजेंगे, और बच्चा बाहर। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, सिंपल सी बात है ये तो, सब इसमें तो कॉमन बात है। इमरजेंसी में आरसीएच निकलेगा, ये आरसीएच एड्रिनल ग्लैंड को कॉर्टिसोल और इसको निकालने के लिए एक्टिवेट करेगा, एस्ट्रोजन का लेवल भाई ये कन्वर्ट इसमें हो जाएगा, एस्ट्रोजन प्रोस्टाग्लैंडिन उसको बढ़ा देगा, प्रोस्टाग्लैंडिन माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे जो फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि पहला कॉन्ट्रैक्शन टकराता है सर्विक्स से, सर्विक्स खिंचती है, सिग्नल सीधा हाइपोथैलेमस के पास जाएगा पहली बार, और जैसे सिग्नल हाइपोथैलेमस के पास जाएगा ये ऑक्सीटोसिन को निकलवा देगा, इससे बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ेंगे, सर्विक्स और डायलेट होगी और तगड़ा सिग्नल जाएगा, सर्विक्स और डायलेट होगी और तगड़ा सिग्नल जाएगा, और धीरे धीरे सर्विक्स डायलेट होते होते 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाती है, और 10 सेंटीमीटर डायलेट होते ही बच्चा बाहर आ जाता है। इस पूरी मैकेनिज्म के अंदर 3 स्टेज होती हैं। तो सबसे पहले सर्विक्स ऐसी है, थोड़ी और डायलेट, थोड़ी और डायलेट, यहां आकर के 10 सेंटीमीटर का डायलेशन हो जाएगा, जो बच्चे को बाहर निकालने के लिए सफिशियंट होता है। डायलेशन स्टेज जो होती है, स्टेज ऑफ डायलेशन। और डायलेशन के बाद डॉक्टर धीरे से उसके हेड को पकड़ के खींच लेता है बाहर, एक्सपेल्शन स्टेज होती है, ठीक है। और जब बच्चा बाहर आता है ना तो उसका प्लेसेंटा, भाई जैसे बच्चा बाहर निकला तो यूट्रस अपनी जगह आएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो प्लेसेंटा भी यूट्रस से अपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, हटना चालू हो जाएगा, यूट्रस अपनी जगह आएगा, ये पूरा निकल के बाहर आ जाएगा, और ये आ गया बच्चा, बच्चे के साथ प्लेसेंटा भी आ गया, ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। बस यहां से अम्बिलिकल कॉर्ड को, ठीक है, कट करके, ठीक है, बैंड कर दिया जाएगा, क्लिपिंग कर दी जाएगी, और प्यारे से बच्चे को साफ सुथरा आपकी गोदी में दे दिया जाएगा, ठीक है। अब ये मेल है फीमेल पता नहीं, ठीक, गुड्डा है गुड़िया पता नहीं, ठीक है, लड़का है लड़की पता नहीं, पर जो भी है बहुत सुंदर है, ठीक है, समझ गए, हाँ बेटा। तो भाई अब तो मिठाई शिटाई हो जानी चाहिए। तो अब जाड़ों की मिठाई है, ठीक है, जाड़ों के लड्डू हैं बहुत बढ़िया, घर के बने हुए, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं खिलाया सर आपने भाई, ठीक है। पता है ये जाड़ों की मिठाई है, अब हाथ तो एक ही है, मैं दिखा दे रहा हूं आपको, बहुत टेस्टी होते हैं, गुड़ और तिल के लड्डू हैं, ठीक है, मैं सबको खिला देता हूं, गुड़ और तिल के लड्डू मेरी तरफ से भाई, ठीक है, गुड़ और तिल के लड्डू दिख रहे हैं ना, गुड़ भी है तिल भी है, ठीक है, गुड़ और तिल के लड्डू मेरी तरफ से भाई सबको, सबको हैप्पी बर्थडे टू यू। और ऐसा मान लेना कि तुम्हारे पेट में पहुंच गया मेरे पेट से। हम्म। हम्म। बहुत टेस्टी है। अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है, मिलोगे तब तुम्हें और खिला दूंगा, ठीक है, अभी मेरी तरफ से, ठीक है।
और खा भी लेना, ठीक है, मेरी तरफ से खा भी लेना, ठीक है। जब सॉल्यूशन लेके आओगे तो हिसाब भी चुकता कर दूंगा, ठीक है। ओके, अभी पेटीएम मत भेजना, सॉल्यूशन लेके आओगे हिसाब चुकता कर दूंगा, ठीक है। हाँ टेस्टी है यार, बहुत टेस्टी है, गुड़ और तिल है, बहुत टेस्टी है, बच्चा भी बहुत प्यारा है, ठीक है। तो भाई ये मैकेनिज्म है पार्चुरेशन की। एक्चुअल में होता है ना, एक्चुअल में जो होता है वो तुम्हें बताया मैंने। अब तुम किसी भी लेवल की बुक पढ़ लेना, कंसेप्ट अगर तुम्हारे हाथ में है कोई तुम्हें टच नहीं कर सकता। चैप्टर एंड होता है, ठीक है। तो हैप्पी बर्थडे मनाना खूब मस्त आज, ठीक है, पार्टी शार्टी कर लेना, ओके। फोन नंबर दे दो, अरे फोन नंबर में एक पर्सनल वाला दे दूंगा, एक दूसरी सिम ले रहा हूं मैं, आप सिर्फ आप ही लोगों के लिए, जो आपकी मतलब ओनली व्हाट्सअप, क्योंकि उससे कॉल नहीं होता, ठीक है। वो यहाँ की सिम नहीं है, ओनली व्हाट्सअप के लिए। तो उससे मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा, कभी कोई चीज ऐसी होगी तो, ठीक है, ठीक है। तो जिसका भी बर्थडे हो, ठीक है, पेरेंट्स का बर्थडे हो, आपका बर्थडे हो, तो आज आज सेलिब्रेट कर लेना, ठीक है, उसमें मेरा नाम भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है। थैंक यू। तो आज चैप्टर हमारा एंड होता है, एक बार उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, ओके। और अब हम नेक्स्ट वीक जो मेरा वीक आएगा, ठीक है, मंडे से लेकर के सैटरडे तक एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं नया तो खत्म भी कर देंगे, मतलब हम नेक्स्ट वीक दो चैप्टर, मतलब एक चैप्टर हमारा होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 4 लेक्चर में खत्म करूंगा, 2 लेक्चर के अंदर मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का इम्यूनिटी वाला पार्ट पूरा खत्म कर दूंगा। इम्यूनिटी, सोचो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म, रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म नेक्स्ट वीक, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का इम्यूनिटी वाला वो खत्म कर दूंगा मैं। क्लियर है? तो बिल्कुल एंड पर आ गए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बाद तो क्या बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे, और इवोल्यूशन खत्म, फिर रिवीजन की बात करेंगे, ओके। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ठीक है, ठीक है। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट आपको दूंगा उसके बाद तगड़ी तरीके से, ठीक है, क्योंकि मुझे पता कब क्या देना है, ठीक है, और मैं प्रॉपर जेन्युइन तरीके से दूंगा, टेंशन मत करना, ठीक है। आपसे कहा है तो मैं दूंगा, ठीक है, और खूब प्रैक्टिस कराऊंगा डट के, ठीक है, लाइव में भी करा दूंगा, और शीट भी दूंगा आपको तरीके की, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। मैं 11 से लेके यहां तक का, और अभी हम 11 का रिवीजन करा ही रहे हैं वाईटी पर, ठीक है, वन शॉट, बहुत मतलब मेहनत कर रहे हैं उसके लिए भी, ठीक है, तो वो भी आप उससे एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। बायोमोलिक्यूल आपका स्टार्ट कर रहे हैं तरुण सर, ठीक है, तो आपका वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। और वाईटी पर मैं स्टार्ट करूंगा एनसीईआरटी डीप लाइन के अंदर बचा हुआ है, तो एनसीईआरटी डीप लाइन से देखना है तो वो भी खत्म हो जाएगा वहां पर, वो पर क्रिस्प होगा, शॉर्ट होगा, क्रिस्प होगा, नीट का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और बेसिक कंसेप्ट वहां हो जाएंगे। डिटेल में तरुण सर बहुत अच्छा करा देंगे आपको, बढ़िया वाला, ठीक है, मतलब क्योंकि वो बायोकेमिस्ट्री से हैं, तो मतलब आपको डिटेल में अच्छे से करा देंगे, ठीक है। तो लगभग आपका हम लोग जैन मिड, नहीं नहीं, फैब मिड में बायो पूरी खत्म कर देंगे, फैब मिड में, ठीक है, मिड फैब में पूरी बायो आपकी फिनिश कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।